चलिए आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं। ये है जून के बाद दिसंबर 2014 का पेपर, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर है वही है। इसमें 50 क्वेश्चन है, सेकेंड पेपर है। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सक्रिय परत संबंधित है। तो सक्रिय परत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नदी निक्षेपण, ऑप्शन बी है भू विवर्तनिक, ऑप्शन सी है भू विवर्तनिक, ऑप्शन बी है परिहिमानी, ऑप्शन डी है मृदा रचना की प्रक्रिया। तो सक्रिय परत जो है वो परिहिमानी प्रक्रिया से संबंधित है। परिहिमानी यानी हिमानी के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, हिमानी के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है परिहिमानी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग हो गया होगा कि हिमानी के चारों ओर क्षेत्र को परिहिमानी। तो इस परिहिमानी क्षेत्र में एक शब्द आता है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है ऐसी सतह, ऐसी गहराई जहाँ तक बर्फ़ वर्ष भर पिघलती ही नहीं है। जहाँ पर बर्फ़ वर्ष भर नहीं पिघलती है उसे कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट। उसके ऊपर की जो लेयर होती है, ये ऋतुगत परिवर्तन के कारण पिघल जाती है, जम जाती है। तो इसी लेयर को कहा जाता है सक्रिय परत। इसी लेयर को सक्रिय परत के नाम से जाना जाता है, सक्रिय परत के नाम से जाना जाता है। अर्थात ग्रीष्म काल में ये पिघल जाएगी तापमान अधिक होने के कारण, और तापमान कम होने के कारण शीतकाल में जम जाती है। तो इतने जो ये वाला मैं इस तरह से बनाया हूँ, यही है आपकी सक्रिय परत। तो यही पूछा था इसमें। ऑप्शन कह रहा है कि सक्रिय परत किससे संबंधित है? तो सक्रिय परत परिहिमानी प्रक्रिया से संबंधित है। सक्रिय परत परिहिमानी प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिए क्या करना है, आपको सुमेलित करना है एक दूसरे से अवधारणा और सिद्धांत, एक तरफ प्रतिपादक। तो आधार स्तर किसका है? इधर प्रतिपादक देखिए JW पावेल महोदय का है, ठीक है। और समानांतर निवर्तन किसका है? AW पेंक महोदय का है। यानी ए का हो गया तीसरा, बी का हो गया दूसरा, ठीक है। और अपर्दन चक्र किसका है? सी का हो गया चौथा, WM डेविस महोदय का। अपर्दन चक्र WM डेविस महोदय का, यानी सी का चौथा। और धारा दक्षता और क्षमता किसका है? GK गिलबर्ट महोदय का। धारा दक्षता और क्षमता किसका है? GK गिलबर्ट महोदय का है। तो 3-1, 3-2, 4-1 इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर ए सही हो जाएगा, केवल मिलान करना था, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जल योजन प्रक्रिया का संबंध है। जल योजन प्रक्रिया का किससे संबंधित है? भौतिक एवं जैविक प्रक्रिया से, जैविक और रासायनिक प्रक्रिया से, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से, और रासायनिक प्रक्रिया से। तो जल योजन का जो संबंध होता है हाइड्रोलिक एक्शन, एक तरह से जल भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया दोनों से होता है। भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया इसमें कार्य करती है। तो जल योजन का संबंध किससे है? भौतिक और रासायनिक अपक्षय से, यानी 3 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसाल्टीय सागर, क्वेश्चन नंबर 4। बेसाल्टी सागर परपटी का औसत घनत्व है 2.65, 2.75, 2.90 और 3। तो बेसाल्टी सागर परपटी का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अगर यही बेसाल्टी सागर की परपटी का पूछा है, अगर यही महाद्वीपीय परपटी का पूछता, महाद्वीपीय परपटी का, तो ये आपका 2.90 हो जाएगा, क्योंकि सागर की परपटी का जो है घनत्व महाद्वीपीय परपटी से कम है, तो 2.90 होगा। लेकिन यहाँ बेसाल्टी सागर परपटी पूछा है, इसलिए 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, इसकी बात किया आप पहले, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में सूखे के लिए जिम्मेदार पवन से संबंधित प्रमुख परिघटना क्या है?
तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में सूखा जो पड़ता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उससे पवन से संबंधित प्रमुख परिघटना क्या है? क्यों पड़ता है सूखा ग्रीष्म काल में? ऑप्शन ए दिया है, ग्रीष्म काल में व्यापारिक पवनों का ध्रुवों की ओर स्थानांतरण होता है। ऑप्शन बी दिया है, ग्रीष्म काल में व्यापारिक पवनों का विषुवतीय क्षेत्र की ओर स्थानांतरण होता है। ऑप्शन सी दिया है, ग्रीष्म काल में महाद्वीपों से पछुआ हवाओं का बहना। और ऑप्शन डी दिया है, दक्षिण पछुआ हवाओं का बहना। तो ग्रीष्म काल में जो सूखा पड़ता है वो ग्रीष्म काल में व्यापारिक जो पवनें होती हैं वो ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं ग्रीष्म काल में? ध्रुवों की ओर, व्यापारिक पवनों का ध्रुवों की ओर स्थानांतरण हो जाता है। इसी कारण क्या होता है वहाँ पे ग्रीष्म काल में सूखा पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए सही हो जाएगा, 5 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता? ऊंचाई दिया है, जलवाष्प की उपस्थिति दिया है, तापमान दिया है, वर्षा दिया है। तो देखिए ऊंचाई भी प्रभावित करती है दबाव को, और जलवाष्प की उपस्थिति भी प्रभावित करती है, तापमान भी दबाव को प्रभावित करता है, वर्षा दबाव को प्रभावित नहीं करती है। तो यही पूछा कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है, तो वर्षा। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ध्यान में रखिएगा, विषुवत रेखा से 0 डिग्री, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली वायुमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है? तो व्यापारिक पछुआ व्यापारिक ध्रुवीय दिया है, दूसरा व्यापारिक पछुआ ध्रुवीय दिया है। तो सबसे पहले व्यापारिक पवन होती है जिसे ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। दूसरा पछुआ पवन होती है जिसे वेस्टर्लीज कहा जाता है। फिर तीसरा ध्रुवीय पवन होती है, व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय, जिसे पोलर विंड कहा जाता है। तो ट्रेड और वेस्टर्लीज और पोलर विंड, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवन, ठीक है। 7 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र किससे संबंधित है? तो चक्रवाती वर्षा से, संवहनी वर्षा से, पर्वतीकृत वर्षा से, तापीय वर्षा, वर्षा के प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो जो वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र है ये पर्वतीकृत वर्षा से संबंधित है। जैसे कि कोई पर्वत है यहाँ पे कोई पर्वत है मान लीजिए, और हवाएं इधर से नमी लेके आ रही हैं, ठीक है, हवाएं इधर से नमी लेते हुए आ रही हैं। तो ये हो गया हवाओं के सामने वाला क्षेत्र, और इस हवाओं के विमुख वाला क्षेत्र, पवना विमुखी और पवना विमुखी। तो इस वाले रीजन में, यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या हो जाएगी, अच्छी खासी वर्षा हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगा कि इसके अपोजिट साइड वाले में वर्षा नहीं, वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा, यानी वृष्टि की छाया पड़ गई, या वहाँ पे हवाएं, क्योंकि यहीं से जो है ये पर्वतों से हवाएं, जलवाष्प युक्त हवाएं टकराएंगी, ऊपर उठेंगी, संघनित होंगी और बाद में वर्षा करेंगी। और इसके पीछे वाला साइड हो जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो रीजन, जिसे कहा जाता है रेन शैडो रीजन, यानी वृष्टि की छाया पड़ जाती है, वृष्टि की छाया पड़ जाती है। तो वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये आपका पर्वतीकृत वर्षा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। तो स्थानीय हवाएं दिया है और क्षेत्र दिया है। देखिए लू को मिला लीजिए आप राजस्थान मरुस्थल से, यानी ए का तीसरा हो जाएगा, यही में है भी। खमसिन देख लिए, खमसिन किससे मिला लेंगे आप? खमसिन आप मिस्र से मिला लेंगे, क्योंकि सिरको को ही मिस्र में कहते हैं खमसिन, बी का चौथा। और चिनूक से राखी से मिला लेंगे, और फान आपका हो जाएगा आल्पस पर्वत से, तो आल्पस क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 9 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों के वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है? क्षेत्रों के वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है।
ऑप्शन ए दिया सह्याद्री, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी यानी तीसरा कश्मीर घाटी, ऑप्शन चौथा लद्दाख क्षेत्र। इसमें कूट की तरह दे दिया है। ए में दिया है 1 2। तो इसमें कह रहा है किन क्षेत्रों में वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा से, मानसून वर्षा आप लोग ध्यान रखें। तो सह्याद्री आपका यानी पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र जो है ये हो जाएगा आपका, सह्याद्री तो है ही, और गंगा डेल्टा भी हो जाएगा आपका, मानसून वर्षा से प्रभावित होता है। कश्मीर घाटी और लद्दाख को छोड़ देंगे, 2 ऑप्शन चुनना है आपको। तो 1 और 2, 1 और 2 यानी इसमें किसमें 1 और 2 है, 1 और 2 सी वाले में आंसर में सही हो जाएगा। 10 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए कथन क्या कह रहा है कि वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड संकेंद्रण में वृद्धि हो गई। कारण क्या है, भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान वन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या की बात है। जो यूजीसी ने इसका आंसर दिया था वो व्याख्या नहीं करता है, दिया था कि ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका व्याख्या अंश तक कर रहा है कि वनोन्मूलन परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण वृद्धि, यानी जब पेड़ों की कटाई हो गई उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब ये कह रहा है कि भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान वन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो भोजन अगर बनाना होगा तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 का प्रयोग करते हैं ये पेड़ पौधे। तो उसका क्या होगा कि CO2 का अधिक से अधिक कंजम्पशन होगा पौधों के द्वारा, ठीक है। तो ये तो ठीक है कि संकेंद्रण में अगर पौधे अगर अधिक रहेंगे तो CO2 को अधिक से अधिक जो है अवशोषित कर लेंगे, अधिक से अधिक उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। खाना बनाने में अधिक पेड़ रहेंगे अधिक प्रयोग करेंगे। तो एक तरह से ये वो भी करता है, लेकिन यूजीसी अगर कह रहा है तो आप यूजीसी के अनुसार चलिए तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 10 11 का ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। 11 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहली तरफ दिया है गोर, गोर किसे सुमेलित कर लेंगे आप, गोर राजस्थान मरुस्थल को इसमें लिए गोर को राजस्थान मरुस्थल क्या इसको ग्रोइन आपका वेलांचल हो गया, यानी डी का दूसरा हो जाएगा, डी का दूसरा ही में ए का तीसरा हो जाएगा, यानी वायुड़ क्षेत्र, वायुड़ क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र में होता है वायुड़ क्षेत्र। ए का तीसरा और डी का दूसरा, ए का तीसरा डी का दूसरा, यही हो गया। बी का चौथा हो जाएगा गैब्रो का पर्वतन पट्टी, और ग्रोइन ए स्थल मंडल से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 12 का सही आंसर ए हो जाएगा, मिलान करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तरंग कर्तित वेदी पाई जाती है। तरंग कर्तित वेदी कहाँ पाई जाती है, कैलिफोर्निया तट पर, होक्काइडो तट पर, मेडागास्कर तट पर कि मालाबार तट पर। तो तरंग कर्तित वेदी पाई जाती है कैलिफोर्निया तट पर। अमेरिका कैलिफोर्निया राज्य है, वही कैलिफोर्निया तट पे ही है। तो कैलिफोर्निया तट पर जो है तरंग कर्तित वेदी पाई जाती है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए विश्वतीय प्रतिधारा, विश्वतीय प्रतिधारा की औसत गहराई क्या है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, 150 मीटर है, 200 मीटर है। तो विश्वतीय प्रतिधारा की औसत गहराई जो है 100 मीटर है, इसका 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं, पश्चिमी तीव्रीकरण, पूर्वी तीव्रीकरण, उत्तरी तीव्रीकरण और दक्षिणी तीव्रीकरण, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, इसका
15 का इंग्लिश, 15 का देखिए, द गल्फ स्ट्रीम एंड क्यूरोशिया करंट मूव फोर्सफुली नॉर्थवर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है, फोर्सफुली नॉर्थवर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, ये है फोर्सफुली, ठीक है, तीव्रीकरण का मतलब है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कि गल्फ स्ट्रीम क्यूरोशिया धारा किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पे पश्चिमी तीव्रीकरण हो जाएगा, इसका सही आंसर पश्चिमी तीव्रीकरण हो जाएगा। ऑप्शन पश्चिम, देखिए पछुआ हवाएं जो चलती हैं उसी कारण ज़्यादा से, क्योंकि जो धाराएं हैं वो उसकी गति सर्वाधिक किससे होती है, हवाओं के द्वारा होती है, और पछुआ हवाएं परमानेंट फीड है और उसको लेके जाती हैं। तो गल्फ स्ट्रीम और क्रोसी धारा किस कारण तेजी से उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं, तो पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण। इसका सही आंसर 15 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किताबों से है आपका, कि द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है। हंटिंगटन महोदय, एच एच बोरू, एफ रेडचल और सी सैम्पल। तो हंटिंगटन महोदय जो है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखी थी। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्मोग्राफी पद की रचना किसने की थी। सेम हूबहू यही 2014 के अंदर ही आया था, जून में, अभी साल करा रहा था मैं, कॉस्मोग्राफी शब्द यही सेम क्वेश्चन। देखिए मतलब अगला भी रिपीट, तुरंत उसी साल रिपीट कर दिया। कॉस्मोग्राफी पद की रचना किसने की है। तो कॉस्मोग्राफी पद की रचना देखिए मैकेंडर, हेल्फोर्ड, हमबोल्ट, कांट इमैनुअल और टोल्मी। तो कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना हमबोल्ट महोदय ने की है, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने के लिए आपको देखना है, विविधता में एकता। विविधता में एकता किसका है, ये हो जाएगा आपका कार्ल रिटर महोदय का, और सामाजिक निश्चयवाद हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजल महोदय का, यानी, और समग्र स्थलीय टेरेस्ट्रियल होल हो जाएगा ब्लास महोदय का, अन्योन क्रिया हो जाएगा आपका जीन बुरुन्स का। तो यानी ए का हो जाएगा आपका विविधता में एकता कार्ल रिटर, ए का तीसरा टोमेव एवियोर्ग, सामाजिक निश्चयवाद यानी बी का हो गया आपका चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी सी वाला आंसर सही आ रहा है, सी का पहला, ठीक है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 18 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, प्रसारी और पश धावन अवधारणा। प्रसारी और पश धावन अवधारणा आरंभ की गई थी किसके द्वारा। ए ओ हर्समैन, बी गुरनार मेडल, और सी गुंडर फ्रैंक, और डी समीर अमीन। तो प्रसारी एवं पशुधावन की अवधारणा जो है वो गुरनार मेडल द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, 19 का बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह दार्शनिक विचार जिसके अनुसार व्यक्ति अपने प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेवार है जाना जाता है। तो वह दार्शनिक विचार जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेदार है, उसे कहा जाता है अस्तित्ववाद। उसे क्या कहा जाता है, उसे अस्तित्ववाद कहा जाता है। इसका सी आंसर सही है यूजीसी के अनुसार। चलिए अस्तित्ववाद उसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। लेखक और बसावट दिया है। देखिए क्रिस्टालर का क्या हो जाएगा, केंद्रीय स्थल सिद्धांत। तो ए का हो जाएगा तीसरा, एक ही में। बी का देखिए गाल्फिन यानी ग्रामीण शहरी केंद्र, यानी बी का चौथा हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा, लाश यानी बाजार केंद्र, और वेबर औद्योगिक नोड, डी का दूसरा। इसका सही आंसर ए से मिलान सही होता है, इसलिए 21 का आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए राज्य एक तरफ दिया है जनजाति, आपको इसको सुमेलित करना है।
तो अरुणाचल प्रदेश देखिए आप मिला लेंगे डाफला, खम्पति और सिंगपो, डाफला, खम्पति और सिंगपो। जम्मू कश्मीर से मिला लेंगे आपको गारा और गद्दी, यानी बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी सी का आंसर सही जा रहा है। पश्चिम बंगाल आप मिलाएंगे असुर, विहोर, लेप्चा, कोरवा, असुर, विहोर, लेप्चा, कोरवा, पश्चिम बंगाल मिला लेंगे, सी का दूसरा। और डी केरल अधियम, कम्मार और कोडाकप्पू। तो इसका सी आंसर 22 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्ष 2001 से 2011 पूछा है, याद रखिएगा। जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर दर्ज करने वाला भारतीय राज्य है। सबसे कम वृद्धि दर दर्ज करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? केरल है कि पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है कि बिहार है? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज किया था वो है केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, कि ये 2001 से 11 की जनगणना अनुसार सबसे कम वृद्धि दर दर्ज करने वाला भारतीय राज्य इन ऑप्शन में केरल हो गया। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करने वाला नहीं है भाई, ये अभिकथन वाला क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला आपको देखना है। क्या है? कह रहा है कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में से ज़्यादा का जनघनत्व, 400 व्यक्ति प्रति किमी स्क्वायर से ज़्यादा का घनत्व का विस्तार ऊपरी सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटी और डेल्टा तक है। ठीक है, कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का जनसंख्या घनत्व का विस्तार ऊपरी सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा डेल्टा तक है। ये तो सही तो है, बिल्कुल सही है कथन। अब देखिए कारण, देखिए इस परिघटना का कारण क्या है? इस परिघटना का उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, समतल भूमि, चावल और गेहूं की खेती, सिंचाई सुविधाएं और अनुकूल जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। जो उत्तर भारत में आप देखते हैं जनसंख्या घनत्व अधिक होना, 400 प्रति व्यक्ति वर्ग से ज़्यादा होना, तो उसका कारण है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, समतल भूमि भी है, चावल और गेहूं की खेती भी होती है, सिंचाई की सुविधाएं हैं और अनुकूल जलवायु भी है। तो इसका सही आंसर है कि ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। तो ए आंसर इसका 24 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि 2001 के अनुसार, जनगणना 2001 के अनुसार, ये याद रखिएगा, 1 के अनुसार पूछा है, जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर यानी 91 से 1000 में कितना वृद्धि हुई? कितना है? 23.84, 21.34, 24.66, 24.80। तो 2001 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 91 से 1000 कितनी है? तो 21.34 है, 21.34 है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन लोगों को ज़्यादा आजीविका प्रदान कर रहा है? जल है कि भूमि है कि वन है या खनिज है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जो लोग ज़्यादा आजीविका प्रदान कर रहा है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भूमि, लैंड। ठीक है, वो आसान सा क्वेश्चन था, 26 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कृषि के विकास के लिए कौन सा कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण है? महत्व तो सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ट्रैक्टर, सिंचाई, उर्वरक, मंद ढाल। तो इसका सही आंसर है आपका सिंचाई। सिंचाई के बिना कहाँ कृषि कर पाएंगे भाई? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 27 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अत्यंत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अत्यंत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है भाई। चीन के पास समृद्ध खनिज संसाधन और विविधतापूर्ण श्रम शक्ति है, ये भी सही है। तेजी, अब कह रहा है कि व्याख्या है या नहीं व्याख्या है?
चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अत्यंत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, क्योंकि चीन के पास समृद्ध खनिज संसाधन और विविधतापूर्ण श्रम शक्ति। यही कारण तो है कि चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। उसके पास समृद्ध खनिज भी है, खनिज की समृद्धता भी है, खनिज की अधिकता भी है, और उसका श्रम शक्ति विविधपूर्ण है, टेक्नोलॉजिकल भी है, लेबर भी है, मतलब हर तरीके से विविधतापूर्ण श्रम शक्ति है। तो ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, डी 28 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या है? आदर्श न्यूनतम तापमान, गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री। देखिए आदर्श न्यूनतम तापमान का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 29 का सही आंसर सी सही हो जाएगा, सी हो जाएगा 20 का सी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन। कृषि क्षमता की माप की तकनीक का विकास किसने किया था? रिपीटेड क्वेश्चन। कृषि क्षमता की माप के तकनीक का विकास किसने किया था? एस एस भाटिया, आर एल सिंह, एस रफ़ीउल्लाह, एल डी स्टाम। चलिए बताइए आप लोग। एस एस भाटिया महोदय ने किया था। कृषि क्षमता की माप तकनीक का विकास किसने किया था? एस एस भाटिया महोदय ने किया था। इसको याद रखिएगा, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि पंचायती राज अधिनियम ने नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु स्थानीय निकायों को अधिकार प्रदान किया। पंचायती राज अधिनियम ने नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु स्थानीय निकाय को अधिकार प्रदान किया। और कारण का क्या दे रहा है कि पंचायती राज संस्थानों में नियोजन हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली है और ये अपने अधिकार क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, त्रिस्तरीय प्रणाली भी है और अधिकार क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी है। सॉरी, थोड़ा से पानी पी लेता हूँ मैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। 31 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि राजनीतिक भूगोल में प्रयुक्त हर्टलैंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड मैकिंडर, OH के स्पेट, आर्थर गेट्स और JS टियर। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हर्टलैंड सिद्धांत अल्फ्रेड मैकिंडर का है। राजनीतिक भूगोल में वास स्थान से आपका क्या तात्पर्य है? इसका यानी 32 का ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। राजनीतिक भूगोल में वास स्थान से आपका क्या तात्पर्य है? आवास स्थल, वास स्थल, प्रशासनिक इकाई, धार्मिक संगठन। तो राजनीतिक भूगोल में वास स्थान को ही कहा जाता है वास स्थल। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वास स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्तमान मतदान व्यवहार को अधिक प्रभावित कर रहा है? विकास, जाति प्रथा, धार्मिक आधार, राजनीतिक दलों का पुराना आधार। तो देखिए बहुत सारे लीडर चल रहे हैं लेकिन इसको लेकर, जिसके मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, यानी विकास की बात करते हैं। अखिलेश का क्या है, काम बोलता है। तो इस तरह से हमेशा जो बात हो रही मतदान व्यवहार के वर्तमान समय में भारत के वर्तमान मतदाता व्यवहार को अधिक प्रभावित कौन कर रहा है? विकास प्रभावित कर रहा है। ए आंसर सही हो जाएगा। 34 का ए आंसर सही हो जाएगा, विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। कह रहा है शिफ्टिंग
शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्थानांतरी कृषि कहा जाता है, को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा में पोडू के नाम से जाना जाता है इसे। उड़ीसा में किस नाम से जाता है? पोडू। देखिए पेंडु भी दिया है, आप लोग ध्यान में करिएगा। पोडू उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? पोडू के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 35 का सही आंसर पोडू यानी ए हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत को 13 बृहद नियोजन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने बांटा गया है? 13 बृहद नियोजन क्षेत्रों में बांटा गया है। किस लेखक ने भारत के नियोजन क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की है? मतलब जिसने 13 में बांटा होगा तो उसकी बात पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया है पी सेनगुप्ता और सदायुष गैलिना, और ऑप्शन बी दिया है आर.पी. मिश्रा, के.वी. सुंदरम, वी.एल.एस. प्रकाश राव। ऑप्शन सी दिया है एल.एस. भट्ट। ऑप्शन डी दिया है ओ.एच.के. स्पेट और लियरमंथ। तो इसका सही ऑप्शन है आर.पी. मिश्रा, के.वी. सुंदरम और वी.एल.एस. प्रकाश राव। इन्होंने मिल करके भारत को 13 बृहद और 36 मध्यम नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया था। 36 मध्यम नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया था। तो आर.पी. मिश्रा, के.वी. सुंदरम और वी.एल.एस. प्रकाश राव ने मिलकर 13 बृहद भारत को किसको विभाजित किया? भारत को 13 बृहद और 36 मध्यम प्रदेशों में विभाजित किया था। चलिए तो इसका सही आंसर 36 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने प्रदेश को भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक रूप से एकीकृत प्रथमतः और आर्थिक रूप से एकीकृत और बाद में विचार, शिक्षा और मनोरंजन इत्यादि से मतैक से एकीकृत के रूप में परिभाषित किया है? कि प्रथमतः भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक रूप से एकीकृत और आर्थिक रूप से एकीकृत और बाद में विचार, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि के मतैक से एकीकृत के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है वाइडल डी लाब्लांस, ऑप्शन बी है ए.जे. हर्बर्टसन, ऑप्शन सी है आर.ई. डिकिंसन, ऑप्शन डी है के यंग। तो इसका सही आंसर है ये प्रदेश की परिभाषा के रूप में के यंग महोदय। के यंग महोदय इसके सही आंसर है, यानी 37 का डी आंसर सही हो जाएगा। के यंग का कथन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा है कि द अर्धकुंडे वर्ष 1817 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए दिया है ओ पास्कल, ऑप्शन बी दिया है कार्ल रिटर, ऑप्शन सी दिया है W.M. डेविस, ऑप्शन डी दिया है जी टेलर। तो जो अर्धकुंडे है वो कार्ल रिटर महोदय द्वारा प्रकाशित हुई थी 1817 में। तो 38 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 38 के बाद 39 गुड। चलिए अगला देखते हैं कि आर्थिक विकास का क्षेत्रीय असंतुलन निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है? तो आर्थिक विकास का जो क्षेत्रीय असंतुलन है किस कारक द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है? संसाधनों में क्षेत्रीय असमानता, बी है निम्न संसाधन उपयोग, सी है शिक्षा में कमी और डी है व्यक्तियों द्वारा कम मांग। तो क्षेत्रीय असंतुलन, आर्थिक विकास का जो क्षेत्रीय असंतुलन है मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो मुख्यतः जो है संसाधनों में क्षेत्रीय असमानता, संसाधनों का क्षेत्रीय वितरण असमान है, इससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। मुख्य रूप से इसी से प्रभावित होगा। तो 39 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या करना है? पुस्तक और भूगोलवेत्ता है, इसको आपको सुमेलित करना है। तो ज्योग्राफी का किसका है? ज्योग्राफी का हो जाएगा आपका स्ट्रैबो महोदय का, यानी ए का चौथा। कास्मस हो जाएगा आपका हम्बोल्ट महोदय का, यानी बी का पहला। ए का चौथा, बी का पहला, एक ही में हो गया आपका सी में। देखिए नेशनल एंड नेशनलिटीज महोदय, ये पुस्तक हो जाएगी रेक्लूज महोदय की। और एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी हो जाएगी? रेड जेल की।
तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी का तीसरा, हाँ सी आंसर इसका 40 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी स्थित है बाह्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में, मध्य हिमालय में। तो पीर पंजाल श्रेणी देखिए मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है, ये मध्य हिमालय में स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी किस में स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है, यानी 41 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रमुख नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां दिया हुआ है। तो वैगई की सहायक नदी है सुरुली, आप ए का तीसरा मिला लीजिए, ए का तीसरा 2 में है। और कावेरी की सहायक नदी है आपकी अमरावती। ठीक है, कावेरी की सहायक नदी है अमरावती। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता और गंगा की सहायक नदी है यमुना। यानी ए का तीसरा, बी का ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, आगे ब्रह्मपुत्र का तीसरा, यानी सी का पहला, यानी सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। 42 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुकेंद्रीय शहर की विशेषता को दर्शाता है? बहुकेंद्रीय शहर की विशेषता को दर्शाता है। ऑप्शन ए परिधिगत शहरी पट्टी। ऑप्शन बी है उपशहरी को शहरी से प्रतिस्थापित करना। ऑप्शन सी है सभी सड़कें व्यापार केंद्राभिमुख की ओर जाती हैं। और ऑप्शन डी है अनेक व्यापार केंद्राभिमुख। तो बहुकेंद्रीय शहर की मुख्य विशेषता को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनेक व्यापार का केंद्राभिमुख। ठीक है, अनेक व्यापार का केंद्राभिमुख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी संख्या भारत के एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स इसे ही के संदर्भ में सही है। इसे ही कहा जाता है कि बीमारू राज्य, यानी बीमारू राज्य की संख्या कितनी है? बीमारू राज्य, यहाँ देख लीजिए तो लिख देता हूँ बीमारू राज्य। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन से राज्यों की संख्या भारत के एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट से संदर्भ में सही है? कितने राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में रखे गए हैं? देखिए ऑप्शन दिया है 5, 12, 8, 16। तो इसमें है आपके 8 राज्यों को शामिल किया गया है। बीमारू राज्य में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? बीमारू राज्यों में 8 राज्यों को शामिल किया गया है। तो इसका 44 का सी आंसर सही हो जाएगा। 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। 8 राज्य देखिए, आपका एक हो गया बिहार हो गया पहला, बिहार। और दूसरा हो गया आपका झारखंड हो गया। तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। और चौथा हो गया छत्तीसगढ़। और 5वां उड़ीसा। 6ठा राजस्थान। 7वां उत्तराखंड। और 8वां उत्तर प्रदेश। यानी इस तरह से 8 राज्य हैं जिसे बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो 44 का क्या आंसर सही हो जाएगा कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स के संदर्भ में कौन सा संख्या सही है? तो 8 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की क्रम पहचान करिए। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना है वर्षा को लेके। तो गंगा डेल्टा दिया है, सह्याद्री दिया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश दिया है, तो उत्तरी गुजरात दिया है। तो सीधी सी बात है, आप सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? सह्याद्री में। और दूसरे को पहले ले लीजिए, आपसे एक ही ऑप्शन दिया है, दूसरे को पहले लेके, तो यानी सह्याद्री में सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, फिर गंगा डेल्टा में हो जाएगी, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, फिर उत्तरी गुजरात में हो जाएगी। इस तरह से इसका बी आंसर 45 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी तकनीक के अनेक विचरणों को लघु आयामों में संक्षिप्तीकरण करना है? निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी तकनीकी में विचरणों को लघु आयामों में संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है?
ऑप्शन ए है काई स्क्वायर, ऑप्शन बी है सहसंबंध, ऑप्शन सी है घटक विश्लेषण, ऑप्शन डी है समासरण। तो इसका जो सही आंसर है, घटक विश्लेषण में क्या करना होता है, अनेक विचरणों को लघु आयाम में संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है। इसका 46 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औसत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। औसत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है। ऑप्शन ए है सुसंगत माध्य, ऑप्शन बी है भौगोलिक केंद्र माध्य, ऑप्शन सी है ज्यामितीय माध्य, ऑप्शन डी है अंगड़ती माध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौगोलिक माध्य केंद्र। कहा ये नहीं है पूछा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो भौगोलिक केंद्र माध्य केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ उपग्रह है, एक तरफ देश दिया है। तो IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, जैसे इंडियन रिमोट सैटेलाइट कह लीजिए, IRS शायद यही फुल फॉर्म है, आपको एक बार देख लिया, ठीक है, रिवोल्यूशनरी हो सकता है, ठीक है। तो IRS भारत का है उपग्रह, और स्पार्ट आपका हो जाएगा फ्रांस से, और इनवीसैट आपका यूरोप से हो जाएगा, और इकोनॉस ये आपका USA से हो जाएगा। यानी ए का पहला और बी का यानी यूरोप वाला बी का तीसरा हो जाएगा, ए का पहला बी का तीसरा इसमें है आपका, और सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा यानी सी है आपका USA का इकोनॉस हो जाएगा, सी का चौथा, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 48 का बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नगरीय केंद्रों के स्थानिक विस्तार के नगरीय भूमि उपयोग के प्रकारों के वितरण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से चित्रित करता है। कौन सा आरेख नगरीय केंद्रों के स्थानिक विस्तार के नगरीय भूमि उपयोग तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त से चित्रित करता है। आयत चित्र, गोलाकार, बार, पाई। तो निश्चित तौर पे इसका कई बार क्वेश्चन पूछा, पाई हो जाएगा इसका आंसर, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि और थोड़े से ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है कि 1/50,000 पैमाने वाले मानचित्र के आकार में 5 गुना की वृद्धि की जाती है। तो बड़े मानचित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना सही है। तो देखिए, कह रहा है 1/50,000 को 5 गुना, RF है आपका, RF है 1/50,000, 50,000, ठीक। इसमें 5 गुना की वृद्धि करें, जितना भी नीचे की संख्या बड़ी होगी उतना ही पैमाना छोटा होगा, और जितना ही छोटी संख्या होगी उतना होगा बड़ा पैमाना। तो 5 गुना की वृद्धि करना है, यानी आप इसमें 5 से भाग दे देंगे, 50,000 में 5 से भाग दे देंगे, 5 से कट जाएगा, यानी 5 एकम 5 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो 5 गुना वृद्धि करने पर RF इसका क्या हो जाएगा, 1/10,000, ठीक है, 1/10,000 हो जाएगा। तो देखिए 1/10,000 यहाँ पे दिया है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो 50 का आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है भाई कि इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कई लोगों से को आप लोग पहुँचाए वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक जो है लाइक करें। आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।